नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे CUET के बारे में। CUET क्या है, CUET क्यों जरूरी है और CUET के कैसे करते हैं, CUET की प्रोसेस क्या होती है, CUET का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, CUET का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, CUET का सिलेबस क्या होता है और सबसे बड़ी बात कि आफ्टर 12th CUET अब जरूरी क्यों हो गई है। सारी बातें करेंगे हम आज इस वीडियो में। चलते हैं आगे। CUET क्या है? पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि CUET क्या है। प्यारे साथियों, होता क्या था कि 2022 से पहले बहुत सारे विश्वविद्यालय अपना एंट्रेंस टेस्ट खुद कंडक्ट करवाते थे, या तो अपना प्रवेश लेने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती थी और बहुत सारे विश्वविद्यालय भारत में ऐसे थे जो परसेंटेज के माध्यम से एडमिशन लिया करते थे यूनिवर्सिटीज में। प्यारे साथियों, इसका अभाव यह होता था कि भारत के जो पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से चूक जाते थे। तो प्यारे साथियों, इसी समस्या को समाधान करने के लिए भारत सरकार ने 2022 से CUET का पैटर्न लेके आए। यानी अगर आपको भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्जाम देना होगा। इन यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड देती है, पैसा देती है CUET के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए और फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के लिए। कौन लेता है ये एग्जाम? तो प्यारे साथियों, ये एग्जाम लेता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्जाम लेता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आप जानते हो जो JEE जेट का एग्जाम लेता है, जो JEE का एग्जाम लेता है, जो नीट का एग्जाम लेता है, वही CUET का एग्जाम भी लेता है। CUET की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। एग्जाम लेता कौन है? तो NTA लेता है। और NTA एग्जाम लेने के बाद क्या करता है? ध्यान से देखें, NTA आपका एग्जाम लेगा प्यारे साथियों, और एग्जाम लेने के बाद NTA आपको क्या देगा? एक स्कोर कार्ड जारी देता है। क्या देता है? एक स्कोर कार्ड जारी देता है। और इस स्कोर कार्ड के बाद आपको NTA स्कोर कार्ड जारी करेगा। स्कोर कार्ड के बाद आप काउंसलिंग कराएंगे और अपनी पसंदीदा विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेंगे। प्यारे साथियों, फिर आगे चलते हैं। CUET क्यों करें? प्यारे साथियों, अभी मैं पीछे जैसे आपको बता चुका हूं कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत सारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले विद्यार्थियों को फाइनेंशियल कमी की वजह से नहीं पता चलता कि कौन सी विश्वविद्यालय, अच्छी विश्वविद्यालयों में एडमिशन कैसे लिया जाता है। तो क्यों CUET करें? 12वीं के बाद आपके पास चाहे 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट हो, 250 से ज्यादा भारत के विश्वविद्यालय CUET के माध्यम से एडमिशन लेते हैं। इनमें से 44 तो सेंट्रल विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है प्यारे साथियों। यानी 250 से ज्यादा भारत के बेस्ट यूनिवर्सिटीज CUET के माध्यम से एग्जाम लेते हैं। तो अगर आपको CUET के माध्यम से आपको भारत की टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, को टॉप बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है या टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, आपका एडमिशन कैसे होगा? जब आप काउंसलिंग में अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी को भरेंगे तो आपके नंबर के आधार पर, आपके रैंकिंग के आधार पर आपका एडमिशन होगा। और अगर भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटियों में पढ़ना है तो आपको CUET का एग्जाम देना ही होता है। इन यूनिवर्सिटियों को भारत सरकार फंड करती है, जिससे यूनिवर्सिटियां क्या करती हैं? अपने कैंपस में लाइब्रेरी का, आपके रिसर्च सेंटरों का, की व्यवस्था करती है। यानी एक बहुत अच्छा माहौल बनाकर आपको देती है। अब आपको आपका एडमिशन हो गया, अब आपको क्या होगा? आपने ये तो जान लिया CUET क्यों करें। CUET क्यों करें, क्यों करने के बाद क्या होगा आगे? जब आप CUET कर लोगे, आपको अपना स्कोर कार्ड मिल जाएगा, तो आप काउंसलिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? काउंसलिंग। और उस काउंसलिंग के माध्यम से आपको अपने सपनों की यूनिवर्सिटी मिलेगी। जी हां विद्यार्थियों, आपको अपने सपनों की यूनिवर्सिटी मिलेगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप, एग्जाम हो गया, NTA ने आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया। मैं बात करूंगा आगे एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या आती है, एग्जाम की फीस क्या होती है, फॉर्म फीस क्या होती है, आफ्टर फॉर्म कॉलेज अलॉटमेंट के बाद कॉलेज फीस क्या होती है, ये सारी बातें करेंगे। तो CUET के माध्यम से आप अपने सपनों के कॉलेज में जा सकते हैं। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये तो मैंने कुछ ही यूनिवर्सिटियों के नाम लिए हैं। आप CUET के माध्यम
माध्यम से भारत के 250 से ज्यादा और 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं प्यारे साथियों। जब आपका स्कोर कार्ड जारी होगा और काउंसलिंग के बाद आपको अपनी पसंदीदा कॉलेज अलॉट की जाएगी। उसके बाद प्यारे साथियों कैसे करें सीईटी, आपने देख भी लिया कि प्रोसेस तो क्या है, लेकिन करें कैसे, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, एग्जाम डेट क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और एग्जाम मोड क्या होता है। प्यारे साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं योग्यता की। किसकी बात कर लेते हैं? योग्यता की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। प्यारे साथियों सीयूटी का एग्जाम देने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। 12th पास होना जरूरी है। मैंने कहा है पास होना जरूरी है, जरूरी नहीं है आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। क्या सब्जेक्ट होने चाहिए? आप 12th में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, डजंट मैटर, आप जिस भी सब्जेक्ट से 12th पास किए हैं अपनी सपनों की यूनिवर्सिटी सीयूटी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। 12th पास करने के बाद प्यारे साथियों आपको सीयूटी का एग्जाम देना होता है, किसी भी सब्जेक्ट से दे। एज लिमिट है क्या? एज लिमिट है क्या? एज के लिए भी कुछ योग्यता है क्या? कोई एज लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम एज नहीं है, कोई मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है, केवल आप 12th पास होने चाहिए। एग्जाम डेट क्या होती है? तो प्यारे साथियों अभी फरवरी के लास्ट वीक में इनका क्या हो जाएगा? फॉर्म पोर्टल ओपन हो जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएंगे और फरवरी से एक मंथ तक आपको क्या भरे जाएंगे? आपके एक मंथ तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद प्यारे साथियों लगभग मार्च एंड और अप्रैल के पहले सप्ताह तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद प्यारे साथियों 15 से 31 मई के मध्य आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम हो जाएगा। लगभग आपका 15 जून तक आपका क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद जुलाई तक आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जुलाई तक आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, यानी एग्जाम के बाद जुलाई तक आपकी कंप्लीट प्रोसेस पूरी हो जाएगी सीयूईटी की। दूसरी बात कर लेते हैं प्यारे साथियों सिलेबस क्या होता है और फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीयूईटी के लिए पात्रता। इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या होता है प्यारे साथियों? इसके सिलेबस को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। सबसे पहला जो भाग होता है सेक्शन ए। सबसे पहला क्या होता है? सेक्शन सेक्शन 1A क्या होता है? सेक्शन 1A। इसमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं। कौन कौन सी 13 लैंग्वेजेस होती हैं आप एक बार यहां से देख लें। इसमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी, उड़िया और उर्दू। इन 13 लैंग्वेजों में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। सेक्शन ए में आपको केवल एक लैंग्वेज, ज्यादातर बच्चे हिंदी या इंग्लिश को अलॉट करते हैं। अगर आप और भी आपकी कोई फेवरेट लैंग्वेज है तो इन 13 में से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। दूसरा होता है सेक्शन बी। क्या होता है? सेक्शन 1B। इसमें प्यारे साथियों कुल 20 भाषाएं होती हैं। 20 भाषाएं कितनी होती हैं? कुल 20 भाषाएं होती हैं। कौन कौन सी 20 भाषाएं होती हैं? ये सारी 20 भाषाएं होती हैं, जिसमें विदेशी भाषाएं भी शामिल होती हैं। फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई, जर्मनी हो गई, नेपाली हो गई, फारसी हो गई, इटालियन हो गई, अरबी हो गई, सिंधी हो गई, संस्कृत हो गई, कश्मीरी हो गई, कोंकणी हो गई, बोडो हो गई, डोगरी, मैथाली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बती, जापानी, रूसी, पार्सियन, चीनी। यानी सेक्शन ए में तो केवल 13 भाषाएं, भारत की 13 भाषाएं होंगी। सेक्शन 1B में आपको विदेशी भाषाएं भी दी गई हैं और ये ऑप्शनल होता है, यानी इनमें से आप लेना चाहें विदेशी भाषा को तो ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। फिर क्या होता है? प्रत्येक सेक्शन ए एंड बी, ए और बी के कुल 50% होंगे। इन दोनों सेक्शनों के कुल कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? तो इन दोनों सेक्शनों के 50% होंगे, जिसमें से आपको 40% हल करना अनिवार्य है, करने ही पड़ेंगे। अधिकतम एक अभ्यर्थी अधिकतम 3 भाषाएं और न्यूनतम 1 भाषा चुन सकता है। मैक्सिमम वो कितनी लैंग्वेजेस ले सकता है? 3 लैंग्वेजेस। अच्छा, एक तो 2 सेक्शन तो ये हो गए। फिर क्या होगा? दूसरे सेक्शन में एक सेक्शन वहां बात कर ली हमने। जो तीसरा सेक्शन है इसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं। अब ये स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो हमारे 12th में सब्जेक्ट होते हैं। अब 27 सब्जेक्टों की इसमें एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, आपने किस सब्जेक्ट से की है। मान लो आपने बायो से की है तो इसमें बायोलॉजी दे रखी है, बायोटेक्नोलॉजी दे रखी है, नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया दे रखा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस दे रखा है, इकोनॉमिक्स दे रखा है, फिजिक्स दे रखा है, मास कम्युनिकेशन दे रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड दे रखा है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दे रखे हैं,
ज्योग्राफी जूलॉजी दे रखा है, हिस्ट्री और होम साइंस दे रखा है, लीगल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, संस्कृत दे रखा है, मैथमेटिक, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, अकाउंटेंसी, फाइन आर्ट, यानी ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके 12वीं में कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। इनमें से आपको क्या ले सकते हैं सब्जेक्ट। जिन विद्यार्थियों के संकाय और विषयों में प्रवेश लेना चाहते हैं, न्यूनतम 2 विषय और अधिकतम 6 विषय 12वीं में पढ़े विषयों के अलावा भी विषय का चयन कर सकता है। यानी मान लो आपके के पास 12th में कुछ तो सब्जेक्ट रहे होंगे ना, 2 कॉमन सब्जेक्ट रहे होंगे, 3 और सब्जेक्ट रहे होंगे। जैसे मान लो आपके पास पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो आप 3 वो सब्जेक्ट ले लो। यानी कम से कम कितने सब्जेक्ट ले सकता है, 2, और ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता है, 6 सब्जेक्ट ले सकता है इस सेक्शन में। फिर क्या होता है प्यारे साथियों, अब आ जाओ फीस स्ट्रक्चर पर। एक और सब्जेक्ट होता है इसमें। इसके अलावा एक 4th नंबर का जो एग्जाम होता है, 2 मैंने पीछे बता दिए, एक मैंने ये बता दिया। जो 4th होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस। किसका पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस का। इस जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, इस जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज आती है। क्या आती है, जनरल नॉलेज, बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया आती है। इसके अलावा इस जनरल नॉलेज में क्या आता है, इस जनरल नॉलेज में मैथ्स आता है। क्या आता है, मैथ्स आता है। मैथ्स 12th वाला मैथ्स नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव वाला मैथ्स आएगा। इसके अलावा इसमें क्या आता है, इसके अलावा इसमें रीजनिंग आती है। क्या आती है, रीजनिंग आती है। ये सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस में के 4th पेपर में आते हैं। इसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 45 करने आपको अनिवार्य है। आगे चलते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होती है। प्यारे साथियों, जैसे ही आपका फॉर्म पोर्टल खुलेगा आपको फीस भरनी होगी। अगर आप 3 सब्जेक्ट तक लेते हो, 3 सब्जेक्ट तक, आपको बताया ना, मिनिमम आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हो तो आपको जनरल के कैटेगरी के हैं तो आपको 1000 रुपए फीस लगेगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आपकी 900 फीस लगेगी। और अगर आप एसटी एससी और थर्ड जेंडर है तो आपकी 800 फीस लगेगी। अगर आपने कोई विदेशी भाषा चुनी है जिसके लिए आपको विदेशी सेंटर अलॉट किए जाते हैं तो उसके लिए क्या लगेगी, 4500 रुपए फीस लगेगी। अगर आप केवल 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज्यादा लेते हैं तो ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको जनरल वालों को 400 रुपए, ओबीसी वालों डब्ल्यूएस को 375 और एसटी एससी और थर्ड जेंडर के लिए कितना, 350 रुपए देने होंगे। ये फीस थोड़ी सी ज्यादा है। हो सकता है एनटीए से गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि एक कॉमन मैन को, एक आम विद्यार्थी को अपने सपनों की यूनिवर्सिटी सीयूईटी के माध्यम से मिलती है। तो अगर कोई बच्चा इतनी फीस नहीं दे पाता, ये मेरा सिर्फ सुझाव है, बाकी तो आगे चलते हैं। स्कोर कार्ड क्या होगा, स्कोर कार्ड देखो क्या देगी आपको एनटीए, क्या देगा, एनटीए एग्जाम कराने के बाद क्या दे देगा, स्कोर कार्ड दे देगा। क्या दे देगा, स्कोर कार्ड। फिर उससे आप क्या कराओगे, काउंसिल कराओगे। काउंसिलेशन कराने के बाद आपको क्या होगी, कॉलेज अलॉट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपको कॉलेज मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब कॉलेज में क्या होगा, तो कॉलेज, कौन सा कॉलेज कैसे मिलेगा, जैसे आपने जेएनयू अप्लाई किया, आपने डीयू अप्लाई किया, आपने एयू अप्लाई किया, आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अप्लाई किया, तो जिन विद्यार्थियों की रेटिंग ज्यादा है, जिनमें ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, उसके लिए स्कोर कार्ड के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी आपके स्कोर कार्ड में टॉप नंबर है, आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी, कम नंबर है, थोड़ा उससे कम अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। अब कॉलेज अलॉटमेंट के बाद फीस प्रोसेस क्या होती है, तो प्यारे साथियों, भारतीय सरकार की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो भारतीय सरकार द्वारा पोषित होती हैं, वित्तीय पोषित होती हैं, उनमें फीस बिल्कुल ना के बराबर होती है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आती हैं, अगर आपको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलॉट होती है, उसमें भी भारत सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को बहुत पैसा देती है, जिससे प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, बच्चे को क्या देती हैं, बच्चे की फाइनेंशियली क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। यानी वो उनको छात्रवृत्ति देती हैं। क्या देती हैं, छात्रवृत्ति। यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ज्यादा फीस नहीं लगती, और प्रॉपर फीस का आपको कॉलेज अलॉटमेंट के बाद ही पता चलता है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा प्यारे साथियों, एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे। क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे, ऑप्शनल आपका एग्जाम होगा। एग्जाम मोड कैसा होगा, तो प्यारे साथियों एग्जाम मोड टोटल ऑनलाइन होगा। कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। यानी आपका जो ये पेपर है ये ऑनलाइन होने वाला है। तो दैट्स इट। ये थी कुछ जानकारी किसके बारे में, सीईटी के बारे में। सीईटी के बारे में, तो सीईटी क्यों जरूरी है, जो विद्यार्थी 12th कर रहे हैं उनको सीईटी अब कर देना ही पड़ेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।